हम्म। हेलो। जी। आज हम लोग विदेशी विनिमय दर पढ़ रहे हैं। बताइए। तीन एक ही बात को दो बार आप बोल चुके हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। देखिए, जब क्या लिखा है कि किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणों से होता है। अब हमारे देश में भी से हम लोग बात अभी करते हैं कि आरबीआई के पास हमारा कहा जाता है पर्याप्त मुद्रा का भंडार है, कहा जाता है। और कहा तक 1991 में हमारे पास भंडार नहीं था, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। तो देखिए, यही पॉइंट दिया हुआ है। एक देश के निर्यात से, अब वो वस्तु का निर्यात हो, सेवा का निर्यात हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करते हैं, विदेशी उपहार भेजते हैं, ठीक है। और तीसरा, तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती है। तो ये तीन पॉइंट तो आ गया ना कम से कम। या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वस्तु और सेवा का, या हमारे देश को कोई उपहार दे रहा है। इस उपहार में मान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ कुछ दे दे, आईएमएफ ही कुछ दे दे, या जो वहाँ से हमारे पास रेमिटेंस आते रहता है, जिसको हम लोग ग्रांट्स कहते हैं। और तीसरा लिखा है कि अगर परिसंपत्तियाँ खरीदी जाती है, तो आप समझ गए कि कैसे हमारे पास आता है। एक तीसरा तो इसी में एक जोड़ लीजिए, जिसे हम निर्यात में देखिए, मैं यहाँ पे एक शब्द लाते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस कहाँ पे आएगा भाई, वो इस तीनों में कहाँ पे आएगा? सेवाओं का निर्यात, निर्यात में जाएगा ना। सेवाओं का निर्यात, रेमिटेंस किस में आएगा? सेवाओं के निर्यात में। तो ये तीन पॉइंट समझ गए कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा कहाँ से कैसे आएगा। अब जैसे अभी भारत सरकार कहती है कि हमारे पास काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार है, तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रेमिटेंस आ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है, और हम कर्ज भी लिए हैं। हमारे यहाँ एफडीआई फॉलो आ रहा है। एफडीआई आएगा तो कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा ना। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के यहाँ दूसरा तीसरा, विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती है। अगर हमारे यहाँ एफडीआई आया, हमने बताया कि एफडीआई और एफआईआई अगर आया, तो क्या कर रहा है? विदेशी हमारे उस कंपनी को खरीद रहा है ना भाई। अगर उसका इक्विटी शेयर खरीद रहा है या उसको ऋण दे रहा है, तो हमारी संपत्ति खरीद रहा है ना वो। तो समझ गए, ये तीन पॉइंट में ही सारा का सारा छिपा हुआ है। आपसे हो सकता है जी, अमेरिका वाला डॉलर लेकर आता है। हाँ, आरबीआई से पैसा ले लेता है, कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है। समझ गए। चलिए, अगला कहता है कि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि, विदेशी विनिमय कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागतों को कम कर देती है, विदेशियों की लागत को कम कर देती है। अन्य बातें समान रहने पर इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं, और इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ सकती है। क्या वह वास्तव में बढ़ता है? यह कितने ही कारकों पर निर्भर करता है, विशेषतः निर्यातों और आयातों की मांग की लोच। ये लोच करके यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो इसके विषय में कुछ बता सकते हैं? जो यहाँ पे लाइन लिखा है कि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागतों को कम कर देती है, और अन्य बातें समान रहने पर इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, तो उससे निर्यात तक कैसे बढ़ जाएगा? थोड़ा आपको पता हो, इन लोग को समझाना पड़ेगा। ठीक है, बताते हैं कैसे बढ़ जाएगा। देखिए, आजा भाई तुम, नोट आजा, इसको कर लेते हैं एक्सचेंज। ठीक है, तुम हो जा डिलीट, तो करते हैं डिलीट। ठीक है, इसको ये बता चुके हैं हम पहले ही। जैसे देखिए, अभी हम मान लेते हैं कि भारत से, ठीक है, किसी शर्ट की कीमत है 100 रुपया, 100 रुपया किसी शर्ट की कीमत, और 100 रुपया बराबर हम मान लेते हैं $1। ठीक है, $1। अब क्या हो गया, तो अमेरिकी कोई आया हमारे यहाँ निर्यात करने, तो $1 में 100 रुपये वाला उसको शर्ट मिल गया। लेकिन क्या होता है, रुपया का कीमत गिर जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। तो इसका कीमत सपोज कीजिए, आप मान लीजिए 200 रुपया हो गया, मुद्रा का दाम इतना गिर गया कि 200 रुपया हो गया। तो $1 बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपया होगा या नहीं होगा? अब इस व्यापारी को, अमेरिकी व्यापारी को, एक ही डॉलर में दो शर्ट मिल जाएगा।
मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भारत से फिर शर्ट खरीदना पसंद करेगा ना। ये क्या हो गया, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि जब हमारी मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो हमारा निर्यात बढ़ जाता है। तो फिर एक, समझ गए? नहीं समझे? आप नहीं समझे? अरे भाई 200 के बदले मान लीजिए 105 रुपया गिर गया, हम हिसाब सही करने के लिए 200 ले लिए, तो 105 अगर गिर गया तो पहले उसको 100 रुपया $1 की कीमत थी और एक शर्ट $1 में मिलता था। तो अब जो है एक एक शर्ट लेने के लिए तो $1 से कुछ कम पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि $1 की कीमत 105 रुपया हो गई। तो अब तो 0.99 डॉलर ही देना पड़ेगा ना। तो उसका तो बच जाएगा ना पैसा, उसका डॉलर बच जाएगा ना। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। ये सरकार कभी कभी करती है। लेकिन एक है क्या कि तो हमारा मुद्रा का वैल्यू गिरना अच्छी बात है, तब तो हमारा निर्यात हमारा बढ़ेगा। लेकिन इसका दूसरा कंडीशन भी होता है, और कंडीशन ये होता है कि फिर अगर इस तरीके से आपका मुद्रा का वैल्यू काफ़ी गिरते रहा तो आपके यहाँ फिर मुद्रा का साख खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आयात महंगा हो जाता। आयात कैसे महंगा होता है अब आप देख लीजिए। हमने कहा कि $1 बराबर जो है, सॉरी 100 रुपया, हमने कहा कि 100 रुपया बराबर 100 रुपया है, RS100 बराबर $1 है। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए कि हम विदेश से, अमेरिका से, ठीक है, कोई शर्ट मंगाते थे $1 का, एक शर्ट हमने $1 का मंगाया, एक शर्ट, ठीक है, लेकिन हमारा मुद्रा का जो है वैल्यू गिर गया, ये हो गया 200 रुपया, 200 रुपया बराबर $1। तो अब हमें एक शर्ट मंगाने के लिए उनको 200 रुपया देना पड़ेगा ना। तो जो हमारे यहाँ आयात कर रहा है उसके लिए तो महंगा हो जाएगा। तो जब हमारा मुद्रा का वैल्यू बहुत अधिक गिर जाता है तो आयात हमारा महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। और इसी का अपोजिट कर दीजिए, अगर रुपया हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारा, हाँ ठीक है। अब देखिए अभी अभी क्या है, हमारा रुपया गिर रहा है, तो हमारा रुपया गिर रहा है तो हम तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफ़ी आयात करते हैं, कर रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव है आयात। इसीलिए जब कभी कभी भारत सरकार कहती है कि उस देश में देखिए महंगाई कितनी है, उस देश में महंगाई कितनी है, तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इसी को हम लोग कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति, इसी को हम लोग कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब क्या है कि आपके यहाँ अर्थव्यवस्था में कोई महंगाई उगाई ना हो, अन्य चीज़ें आपका समान हो, तो इससे भारत का निर्यात बढ़ जाता है, इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाती है। और तो समझ गए, और इसका अपोजिट भी समझ गए, कैसे हमारा आयात बढ़ेगा, कैसे निर्यात भागेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई, ये काम चाइना कुछ दिन पहले किया था, भारत सरकार भी 1-2 बार किया है, तो कभी कभी आरबीआई हस्तक्षेप करके मुद्रा के वैल्यू को कम कर देता है। तो चाइना के लिए ये इसलिए आसान है कि वो इंपोर्ट बहुत कम करता है, चाइना आयात बहुत कम करता है, वो निर्यात बहुत अधिक करता है, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन हम जो है ना, हम अधिकांश पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इसका मूल्य गिरना बहुत महंगा पड़ जाता है। और इसीलिए हमने कुछ सरकारों से ये समझौता किया कि भाई हमारे रुपया में भी तुम पेमेंट ले लिया करो, तो अगर रुपया पेमेंट लेगा तो फिर हमें उस महंगाई का उतना असर नहीं पड़ेगा। और भारत सरकार रुपया छाप भी नहीं सकती है अनलिमिटेड, इस चीज़ को समझ गए। चलिए आगे हम लोग चले। आगे हमारा कहता है कि विनिमय दर का निर्धारण। नहीं, वहाँ देखिए इन्फ्लेशन 2 तरीका से आता है ना, या तो आप क्या है कि जिस मात्रा में आप करेंसी को छाप रहे हैं उस मात्रा में आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, अब तो इन्फ्लेशन हो जाएगा ना आपके यहाँ। जब डिमांड और सप्लाई दोनों मौजूद रहे, कि सपोज कीजिए कि 10 किलो मार्केट में प्याज है और लोगों के पास 5,000 रुपया है, तो हो सकता है 500 रुपये केजी प्याज हो जाए, तो अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, तो फिर पैसे की कीमत तो गिर जाएगी।
तो उसी तरीक़ा से अगर अर्थव्यवस्था में चीज़ें सप्लाई होती रहेगी तो एक हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। अब जैसे हमारा भारत, अगर हमारे पास इतना ज़्यादा तेल होता, हम इंपोर्ट नहीं करते, तो शायद हमारे यहाँ सामान थोड़ा और सस्ता हो जाता। तो यहाँ कह रहा है कि तीर्थी विनिमय दर, यहाँ विनिमय दर का निर्धारण, तो अलग अलग देशों के अपनी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण करने की अलग अलग प्रणाली है। क्या अलग अलग प्रणाली है? तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यार अमेरिका ऐसा कर रहा है हम ऐसा कर, नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। इसको तीर्थी विनिमय दर या अस्थिर विनिमय दर अथवा प्रतिबंधित तीर्थी विनिमय दर की निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, हमने क्या बताया, एक हमारा प्रतिबंधित हो गया जो समय समय पर सरकार या सरकार की बेसिकली आरबीआई या उन देश की केंद्रीय बैंक जो भी है वो हस्तक्षेप करते रहती है, इंटरफेयर करती है। और एक होता है कि वो मार्केट पे छोड़ता है कि डिमांड और सप्लाई पे वो चलते रहता है। आइए, यह विनिमय दर बाजार, देख लीजिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यही पीटी में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। समझ गए, मांग और पूर्ति पर कैसे निर्धारित होगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थी विनिमय दर, यानी इंग्लिश में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कि आपके यहाँ वस्तुओं की मांग अगर अधिक होगी तो आपका मुद्रा का कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे तीर्थी विनिमय दर भी कहते हैं। जैसा कि चित्र इतना में दिखाया गया, विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटती है, अर्थात ये हो गया यूएस डॉलर दिखाता है। पूर्णतः तीर्थी प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ऐसे ही पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये चीज़ आप समझ गए। फिर अगला कहता है भाई कि मान लीजिए विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, कि कैसे होगा, आखिर फिर होगा कैसे, मार्केट कैसे तय रहेगा? तो क्या लिखा यहाँ पे, मान लीजिए कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ गई, तो भारतीयों द्वारा विदेशों में अधिक यात्रा करने के कारण, जैसा कि इतना दिखाया गया, तो मांग वक्र मूल में होगा। तो अगर मांग बढ़ेगी तो फिर मुद्रा का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर भारतीय वस्तु और सेवा, सपोज कीजिए भारत में पर्यटक बहुत अधिक आने लगे, तो भारतीय रुपया की मांग बढ़ जाएगी, तो मजबूत हो जाएगा। तो वही लिखा है कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। तो अगर हमारे यहाँ विदेशी वस्तु और सेवा की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा। क्योंकि हम क्या कहेंगे, हमें भाई डॉलर चाहिए, तो हम कहेंगे हम 500 देते हैं तुमको $1, तो आप कहेंगे नहीं हम 600 दे रहे हैं। ठीक है, तो यही, अगर विदेश की मांग बढ़ेगी तो हमारा गिरेगा और हमारी मांग बढ़ेगी तो विदेश से गिरेगा। इसलिए कहा जाता है कि सरकार को पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए था, हमारे सेवाओं को। आप देखिए, देखे होंगे वो सऊदी अरब का यार बड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड आते रहता है, उसका पर्यटक स्थल का यूएई का देखे होंगे कभी यूट्यूब पे, बढ़िया बढ़िया ऐड आते रहता है कि एकदम ऊँट पहाड़ हुआ, ये सब बाल उलू दिखाया जा रहा है। हाँ हाँ, वही वही वही। ठीक है, नहीं वो तो जो आपके पास संसाधन उसी को डेवलप तो करना ही पड़ेगा ना, आप संसाधन बना नहीं सकते हैं ना, नहीं है। फिर वही देखिए यहीं पर लिखा है कि प्रारंभिक विनिमय दर पहले 50 रुपया था, जिसका अर्थ है कि हमने रुपये 50 को $1 से विनिमित करता था, और नए संतुलन विनिमय दर में अब ये 70 रुपया हो गया, जिसका अर्थ है कि अब हमें डॉलर के लिए और अधिक रुपये देने होंगे। चलिए, इसी को यहाँ पे समझाया गया है वक्र में, अर्थात 70 रुपये। इससे इंगित होता है कि डॉलर के संदर्भ में रुपये का मूल्य गिर गया है। समझ गए, लिखा है ना वहाँ पे कि डॉलर के संदर्भ रुपये का मूल्य गिर गया और रुपये के संदर्भ में डॉलर मूल्य बढ़ गया है। ताई यही बोली थी कि हमारा डॉलर कमजोर नहीं, मत रुपया कमजोर नहीं, डॉलर मजबूत नहीं। ताई, उनका चीज बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया उनका। विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है। इससे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में ह्रास होता है। समझ गए। इसी भांति तीर्थी विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत जब घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है तो इसे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो समझ गए। तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये पीटी में अक्सर पूछ लेता है। किधर चले गया, एप्रिसिएट और डिप्रिसिएट, मूल्य वृद्धि, और यहाँ पे लिखा ह्रास। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, ये दो चीज आता है। तो क्या लिखा है इंग्लिश में, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है, मार्केट अगर खुद स्ट्रॉन्ग कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन यदि मार्केट के कारण ह्रास हो जाए,
तो वो हो गया क्या, डिप्रिसिएशन। और एक होता है जब इसके आगे दिया हुआ अब आरबीआई, जब आरबीआई हस्तक्षेप कर उसको करेगी। एक होता है अवमूल्यन। हम्म। तो मैनेज वाला जो है ना वो फिक्स के ही कंडर में आता है, जो आप पढ़े सही पढ़े हैं। मैनेज और फिक्स लगभग एक ही होता है, बहुत अधिक अंतर उसमें है नहीं। मैनेज कौन करेगा, आरबीआई कर देती है। हाँ जी, तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हम बताएं, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मूल्य वृद्धि लिखा है इसको कहते हैं एप्रिसिएशन इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मूल्य ह्रास, तो ह्रास को हम लोग पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि वो डिप्रिसिएशन होता है। अगर मार्केट ऐसा करे तो, अब आरबीआई करे तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, एक होता है हमारे यहाँ पे सट्टेबाजी। सट्टेबाजी के बारे में लिखा हुआ है कि सट्टा अक्सर चलते रहता है, तो क्या होता है सट्टेबाजी में, लिखा है कि बाजार में विनिमय दरों केवल निर्यात और आयात की मांग एवं पूर्ति तथा परिसंपत्तियों में निवेश पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी निर्भर करती है। हाँ, तो ये तो मांग और परिसंपत्ति हो गया जो लोग पहले पढ़ चुके थे। जहां विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिए की जाती है, किसी भी देश की मुद्रा एक प्रकार की परिसंपत्ति है। यदि भारतीयों को यह विश्वास है कि ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में रुपये की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है, ठीक, तो वे पाउंड को अपने पास रखना चाहेंगे। ये समझे या नहीं समझे? ये है जैसे क्या होता है कि सपोज कि आपको लगा कि यार बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक देगा 5% ब्याज, इससे अच्छा है कि हम सोना में खरीद के रख लेते हैं या हम जमीन खरीद के रख लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ये होता है अक्सर शेयर मार्केट के साथ। शेयर मार्केट में लोगों को लगता है कि यार हम भारतीय शेयर अभी हमको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक कैसे भारतीय बाजार को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ है। तब सपोज कीजिए कि अब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेगा, यहाँ से पैसा लेके चले जाएगा अमेरिका। तो वही कह रहा है कि भारत सट्टे बाजार में यहाँ पे कर भारतीय लोगों के पास अगर उसको लगता है कि हमें ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा और पाउंड हमें अधिक रिटर्न देगा, तो वो अपने पास पाउंड ही रखना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे आसान भाषा में लोग ज़मीन खरीद लेता है कि पैसा क्या करें, कैश रख के ज़मीन खरीद ले, मकान खरीद ले, सोना खरीद ले। समझ गए? यही है सट्टेबाजी। ये फ्लेक्सिबल में आ गया भाई, वो डिमांड पे हो जाएगा ना, वही कारण कि तो मूल्य यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में रुपये की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है, सोने में वृद्धि होने की संभावना है, तो वे पाउंड अपने पास रखना चाहेंगे। समझ गए? उदाहरण के लिए यदि चालू विनिमय दर 80 रुपये प्रति पाउंड है और निवेशकर्ता को यह विश्वास है कि माह के अंत तक पाउंड के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है और तथा 85 रुपये प्रति पाउंड तक हो सकता है, तो निवेशकर्ता यह सोचेगा कि 80,000 रुपये विक्रेता को दिए होते तो 100 पाउंड खरीदेगा, तो वह माह के अंत में 85,000 रुपये बेचकर 5,000 रुपये का लाभ अर्जित कर लेगा। ये तो यार हमारे गांव घर में भी होता है, कहता है कि भैया गेहूं बेचोगे, कहता अभी दाम कम चल रहा है, कहता है ना थोड़ा सा बढ़ने दो फिर बेच लेंगे। तो ये इंटरनेशनल मार्केट समझने के लिए तो हमारे गांव में किसान खुद ही करते रहता है। वही बात यहाँ पे लिखा है ना, नहीं समझे क्या? बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल हाँ? बिल्कुल क्या भाई, बिल्कुल हाँ या बिल्कुल ना समझे? हाँ ठीक है, ये समझ। अब उपयुक्त विश्लेषण में मान लिया जाता है कि ब्याज की दर, अब देखिए क्या ब्याज की दर ये भी प्रभावित करेगा कि आपको बैंक अगर ब्याज दर कम दे रहा है तो आप क्या करेंगे, हम सोना खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ विनिमय दर को क्या क्या प्रभावित करती है, कौन, मांग और सप्लाई पे। ब्याज की दर, आय और कीमत अस्थिर रहती है किंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है, इससे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के वक्र में शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए? अब हमारा आता हाँ, नहीं वो तो दूसरा सट्टा है ना, वो तो ये सट्टा है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा भारत मैच जीतेगा, वो तो इलीगल सट्टा है कि हम भाई इतना पैसा लगा रहे हैं।
ट्रांजैक्शन होने में प्रॉब्लम कहाँ होता है भाई? इसको यहाँ समझिए भाई, जब किसान धान गेहूँ चावल उपजाता है, अभी एमएसपी की मांग किसान कर रहा है ना, व्यापारी क्या करता है, अभी बहुत अधिक उपजा है वो खरीद के रख लेता है और फिर बाद में बेचेगा, तो बेनिफिट के लिए। वही न कह रहा है कि भाई उसको लग रहा है कि अभी अगर हम पौंड बेच ले या अभी हम एक्सचेंज कर लेंगे तो हमको 80,000 रुपया ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है 2 महीना बाद अगर हम करें, उससे 80-85 का इतना शानदार कॉन्सेप्ट दिया है भाई। हाँ वही न करता है तो ब्लैक मार्केटिंग क्या है, जो हम लोग कहते हैं कि काला बाजारी हो रहा है, यही है ना। स्टॉक रख लिया, होल्डिंग, स्टॉक रख लिया, और जब देखा। हम्म। कहाँ पे? व्यक्ति। हाँ भाई डॉलर की कमी क्यों होगी यार, ये बताइए। हमारे यहाँ एफडीआई बहुत आ रहा है, ठीक, आरबीआई के पास पर्याप्त, आरबीआई के पास सुनिए, आरबीआई के पास पर्याप्त भंडार है, डॉलर हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। आरबीआई का भाई मार्केट में रहने डॉलर जिसको खरीदना है खरीदने, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये बताइए। ऐसा होता है। हम्म। इसमें तो लिखा ही हुआ है कि सट्टेबाजी प्रभावित करती है, कैसे करती है उसी का तो एक्सप्लेन दिया हुआ है ना। हाँ क्या बोले आप? हम्म। हम्म। नहीं नहीं बिल्कुल करता है, आगे वही लिखा हुआ है जो कुछ दिन पहले भी आरबीआई किया था। ठीक है, आरबीआई क्या करता, सपोज कीजिए कि हमारा मुद्रा का वैल्यू बहुत अधिक गिर रहा है, विदेशी लोग यहाँ से डॉलर लेके जा रहा है, अपना निवेश निकाल रहा है, तो मुद्रा का वैल्यू अगर बहुत अधिक गिर जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा आयात महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कंट्री तो है नहीं। तो उस कंडीशन में आरबीआई अपने खजाना से डॉलर डॉलर निकाल के मार्केट में बेचता है, डॉलर उस कंडीशन में मार्केट में बेचता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है और रुपया को मार्केट से खींचना शुरू करता है। हम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब सरकार आरबीआई बॉन्ड बेचती है ताकि फिर रुपया थोड़ा मजबूत हो जाए। और अगर उसको लगता है कि रुपया बहुत मजबूत, सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ एफडीआई का फॉलो बहुत बढ़ गया सरकार की पॉलिसी से, या सरकार ऋण ले लिया किसी भी कारण से, तो हमारे यहाँ डॉलर बहुत बढ़ गया। अगर डॉलर बहुत अधिक आ गया तो रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा कि नहीं होगा? तो होगा तो फिर हमारा आयात महंगा हो जाएगा ना, बताएं कि रुपया मजबूत हो तो आयात महंगा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, डॉलर को मार्केट से खरीदना शुरू कर देता है और रुपया का सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि बैलेंस बने रहे। देखिए महंगाई भी एक समय तक ठीक रहता है, जब अर्थव्यवस्था आपका डेवलप करेगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर बहुत अधिक महंगाई बढ़ गई तो फिर नुकसानदायक होता है। अगर आप फिलिप पॉकर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें कहा बताया जाता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी हमारे यहाँ कम होता है। अगर महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी कम हो रहा है, लेकिन अगर एक आवश्यकता से अधिक, जैसे हमारा क्या है 2 से 6 होना चाहिए, दिया है ना, अगर वहीं पे सपोज कि हाँ रिसेशन तो मंदी हो गया ना, तो यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे 2% से कम महंगाई हो जाए, 2% से महंगाई कम हमारे पास हो, 1.5% हो जाए, तो देखिए वस्तु का दाम हमेशा बढ़ता है, ऐसा नहीं कि वस्तु का दाम नहीं बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। लेकिन जब महंगाई अधिक होती है तो वस्तु की कीमत 10% के हिसाब से बढ़ता है। अगर कोई भी चीज़ आपको 200 रुपया पहले मिल रही थी तब उसकी कीमत अचानक 220 रुपया हो गया, 225 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही हमारे यहाँ महंगाई 1% हो तो उस वस्तु की कीमत 201 रुपया होगी। तो अगर 1% 2% महंगाई रहे तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, उसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट नहीं होगा ना इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो रुचि नहीं लेगा आपके अर्थव्यवस्था में, वो निवेश नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा। और अगर उसको पास बेनिफिट थोड़ा ठीक ठाक है, अगर महंगाई से मान के चलिए 4-5% 6% के हिसाब से बढ़ रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट लेगा, प्रोडक्शन करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को वेतन मिलेगा। और लेकिन अगर महंगाई बहुत अधिक हो जाएगी 10%, 8%, 9%, तो फिर लोग के पास पैसा ही नहीं बचेगा सामान खरीदने के लिए।
महंगाई एक सीमा तक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अति कोई भी चीज़ नुकसानदायक होता है, चाहे महंगाई हो चाहे कि और कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे। भोजन ही क्यों ना, सही बात है। अब हमारा कहता है कि ब्याज की दरें और विनिमय दर। ठीक है, कि ब्याज की दर और विनिमय दर, जो पीटी में हम बताए कि अमेरिका अगर रिजर्व बैंक अपना ब्याज रेट बढ़ा देता है तो हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाता है, हमारे क्या दुनिया का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे कहावत है कि अमेरिका में अगर छींक भी आती है तो दुनिया का अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ जाता है। हाँ ठीक है, तो वही है कि जैसे उसमें कहा था ना कि वो जो फंस गया ओबामा में कि अरे भाई अपने ओबामा साहब को समझाना कि महंगा थोड़ा मंदी उंदी कंट्रोल में रखे। हाँ, फिल्म में जो दिखाया गया था। चलिए, तो है कि ब्याज की दरें और विनिमय दर, इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए ऑनलाइन वाले धन्यवाद।